हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर में आधुनिक भारत के D8 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं D8 के टॉपिक को। तो D8 का जो टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना की 14 सूत्री मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक के पंचायत एवं पूना समझौता। ये सभी जो टॉपिक हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका इस रिपोर्ट के निर्माण में एक सदस्य के रूप में रही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS ऐनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान और तेज बहादुर सुप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। अगला देखते हैं, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना द्वारा कौन सा संशोधन प्रकट नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। वयस्क मताधिकार व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। अगला देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन। 1928 में संविधान का मसौदा तैयार करने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला लक्ष्य एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों का हिस्सा नहीं था? तो डी, प्रांतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 4 वर्षों तथा इनका प्रमुख एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस समय में रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा तथा इसका प्रमुख गवर्नर होगा। सिंध को मुंबई से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा बिंदु नेहरू रिपोर्ट का परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली प्रस्ताव, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन, जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव। इससे पहले दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में मुलाकात की और अपनी मांगों को संविधान के मसौदे में शामिल करने के लिए 4 प्रस्ताव पेश किए। यह प्रस्ताव, जिन्हें कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्र 19 दिसंबर 1927 द्वारा स्वीकार कर लिया गया, को दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना गया। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तावित किए। जिन्ना मुस्लिम लीग के सभी गुट में वापस चलेगा और मार्च 1929 में 14 सूत्र दिए, जो मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी प्रचार का आधार बना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली कांग्रेस का युवा वर्ग भी नाराज था। युवा वर्ग ने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के विचार को एक कदम पीछे की ओर माना और सर्वदलीय सम्मेलन के घटनाक्रम ने डोमिनियन स्टेटस विचार को उनकी आलोचना को मजबूत किया। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। अगला देखते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, लाहौर अधिवेशन। 1 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दौरान तिरंगा झंडा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के आधार पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित नहीं किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें अस्पृश्यता संबंधी कोई संकल्प नहीं पारित किया गया।
इसमें निम्न संकल्प जो है पारित किए गए। पूर्ण स्वराज को मुख्य ध्येय बनाना, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना, सविनय विज्ञान आंदोलन की तैयारी करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन, कौन सी मांग जो है लाहौर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा सरकार से की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। लाहौर कांग्रेस द्वारा दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने सरकार के सामने 11 मांगें प्रस्तुत की और इन मांगों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम दिया। मांगें इस प्रकार थी: सेना और सिविल सेवाओं पर खर्च 50% कम करें, सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में पूर्ण शराबबंदी लागू करें, आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार करें, शस्त्र अधिनियम में बदलाव से आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने पर लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति मिलेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा करें, डाक आरक्षण बिल स्वीकार करें, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर 1:4D करें, कपड़ा संरक्षण का परिचय दें, भारतीयों के लिए तटीय शिपिंग आरक्षित करें, भू राजस्व 50% कम करें, नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करें। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, टीके माधवन, सिलहट से नोआखली। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान टीके माधवन ने मालाबार के कलप्पन के साथ कालीकट से पयनूर तक की यात्रा की। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोआखली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, बंगाल में अंबिकाकांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के रूप के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। भू अविष्ठित बिहार में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन व्यवहारिक नहीं था, इसलिए पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया और अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। धरसाना में हुए नमक सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। धरसाना में 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरसाना के नमक कारखाना पर धावा बोल दिया। पुलिस ने दमन का सहारा लिया तथा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। अगला देखते कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा पुनः सविज्ञान आंदोलन चलाने का निर्णय क्यों लिया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जिस कारण भारत के नए वायसराय वेलिंगटन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की। इन मांगों में समान हित से जुड़ी कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा सी, हिंसा में शामिल राजनीतिक बंदियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। समान हित से जुड़ा कुल 6 मांगों में विकल्प सी शामिल नहीं था, बल्कि कहा गया कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, उसके साथ साथ सैनिक व्यय में 50% कमी की जाए, मद्य निषेध लागू किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। अगला देखते सविनय विज्ञान आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने को ही प्रमुखता क्यों दिया? तो आंसर हो जाएगा डी, नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला था। गांधी जी ने निम्न कारणों से सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने हेतु नमक के मुद्दे को ही प्रमुखता प्रदान किया। पानी से अलग नमक की कोई चीज़ नहीं होती। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक जैसे प्रत्येक रूप से संबंध था, क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में नहीं आता। नमक भावनात्मक रूप से खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला था उसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा सी, नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। मालाबार में के कलप्पा ने कालीकट से पयनूर तक की नमक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम की स्थापना की गई। इसी दौरान सूर्यसेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। अगला देखते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने 20 अप्रैल 1934 को स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी ने लोगों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर 7 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन स्थगित करने के फैसला की आलोचना की। उन्होंने कहा गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत और कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। इस आलोचना के कारण गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। अगला देखते हैं, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, गांधी की दांडी यात्रा से। अगला देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी दे दी गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति के नेतृत्व में युवा तत्वों ने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में प्रभुत्व की स्थिति पर अपना असंतोष व्यक्त किया। इसके बजाय उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाए। गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को जल्दबाजी में ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस पर सहमति पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मुश्किल से बनी थी। अब कांग्रेस ने निर्णय लिया कि यदि सरकार वर्ष के अंत तक डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान की स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेगी। कथन और कारण है, देख लेते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, कारण पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक पानी के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार भूखे लाखों लोगों, बीमारों, अपंगों और पूरी तरह से असहाय लोगों तक पहुंच सके। यह सबसे अमानवीय चुनाव कर है जिसे मनुष्य की चतुराई से तैयार किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा डी, राजगोपालाचारी। नमक सत्याग्रह ने एक झटके में स्वराज के आदर्श को ग्रामीण गरीबों की सबसे ठोस और सार्वभौमिक शिकायत के साथ जोड़ दिया और नो रेंट अभियान जैसा कोई सामाजिक विभाजनकारी प्रभाव नहीं था। अगला देखते हैं, दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने भविष्य की कार्रवाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्देश दिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दांडी मार्च शुरू होने से पहले ही हजारों लोग आश्रम में जमा हो गए। गांधी जी ने भावी कार्यवाही के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए, जहां भी संभव हो नमक कानून की सविनय अवज्ञा शुरू कर देनी चाहिए। विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों पर धरना दिया जा सकता है। यदि हमारे पास अपेक्षित ताकत है तो हम कर देने से इनकार कर सकते हैं। वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। जनता मुकदमेबाजी से विरत रहकर कानूनों अदालतों का बहिष्कार कर सकती है। सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इन सभी को एक शर्त के अधीन होना चाहिए। स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में सत्य और अहिंसा का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय नेताओं की बात मानी जानी चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो हैं सही हैं। बिहार के चंपारण और सारण नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले 2 जिले थे। भूमि से घिरे बिहार में बड़े पैमाने पर नमक का निर्माण संभव नहीं था और अधिकांश स्थानों पर यह महज एक दिखावा था। पटना में नखास तालाब को अंबिका कांत सिन्हा द्वारा नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था।
छोटा नागपुर अब झारखंड में के आदिवासी इलाकों में निचले वर्ग के उग्रवाद की घटनाएं देखी गई। गांधीवाद से प्रभावित बोंगा मांझी और सोमड़ा मांझी ने हजारीबाग में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें संस्कृतिकरण की तर्ज पर सामाजिक धार्मिक सुधार को शामिल किया गया, जिसमें अनुयायियों को मांस और शराब छोड़ने और खादी का उपयोग करने के लिए कहा गया। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में गलत कथन को चुनना है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने विशेष रूप में महिलाओं से आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा था। विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार में महिलाओं के साथ साथ छात्रों और युवाओं ने भी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। मुस्लिम नेताओं द्वारा आंदोलन से दूर रहने की अपील और सांप्रदायिक असंतोष को सक्रिय सरकारी प्रोत्साहन के कारण मुस्लिम भागीदारी 1920-22 के स्तर पर आसपास भी नहीं थी। मध्यम व्यापारी और छोटे व्यापारी बहुत उत्साहित थे। व्यापारी संघ और वाणिज्यिक निकाय बहिष्कार को लागू करने में सक्रिय थे, खासकर तमिलनाडु और पंजाब में। आदिवासी मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आदिवासी सक्रिय भागीदार थे। मजदूरों ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सोलापुर आदि में भाग लिया। किसान संयुक्त प्रांत बिहार और गुजरात में सक्रिय थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद इरविन समझौता, इरविन की घोषणा, फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित होना, फिर दांडी मार्च। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929 साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले लॉर्ड इरविन द्वारा घोषणा की गई थी। दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी भी अन्य से अधिक काम किया था, को मुख्य रूप से गांधी जी के समर्थन के कारण कांग्रेस के लाहौर सत्र के लिए अध्यक्ष नामित किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 से 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को अपनी कार्य योजना से अवगत कराया। कथन और कारण देखते हैं। कथन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। कारण तीसरे गोल में सम्मेलन की विफलता पर। आंसर हो जाएगा बी, ये सत्य है और आड़ गलत। दूसरे गोलमेज की विफलता पर कांग्रेस कार्य समिति ने 29 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी इरविन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त मांगों में से कौन सी मांग जो है इरविन द्वारा स्वीकार की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। 19 फरवरी 1931 से लेकर 4 मार्च 1931 तक 15 दिन गांधी जी एवं इरविन की बातचीत हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते में वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगें अस्वीकार कर दी। पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। तेज बहादुर सुप्रो एवं जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के मध्य 19 फरवरी 1931 से दिल्ली में 15 दिनों तक वार्ता हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन द्वारा निम्न में से किस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी? बी, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि इसमें कहा गया कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जुर्माने की वसूली स्थगित कर दी जाएगी। शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। अगला देखते हैं, गांधी इरविन समझौता के दौरान गांधी जी ने निम्न में से कौन सा आश्वासन नहीं दिया था? आंसर हो जाएगा सी। समझौते के दौरान गांधी जी ने यह सरकार को आश्वासन दिया था कि पुलिस जातियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग वापस ली जाएगी। युवा कांग्रेसियों ने इस समझौते की कहकर आलोचना की, क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है सत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है सही है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव
भी एक स्वीकृत किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। गांधी एवं समझौते के हस्ताक्षरित होने से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, तेज बहादुर सुप्रू। गांधी एवं समझौते में तेज बहादुर सुप्रू एवं M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने हेतु गांधी तैयार हुए, जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं होने जेल से रिहा कर दिया गया। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण घेराव करने देना स्वीकार किया गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु तैयार हुआ। तटीय प्रदेशों में नमक बनाने की आज़ादी दे दिया गया। एलन कैम्पबेल ने गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार कहा था। लिनलिथगो ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड इरविन द्वारा 12 नवंबर 1930 को लंदन में किया गया। इस सम्मेलन के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई। 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, ये जो है गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने की थी। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सुप्रू ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। इस सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में CP रामचंद्र राव शामिल हुए थे। बिना किसी ठोस परिणाम के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था? आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंक मोरेश। महात्मा गांधी के बारे में उक्त कथन फ्रैंक मोरेश ने कहा था। इस आंदोलन के असफल होने पर गांधी जी ने भारत पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। इस सम्मेलन में द्वितीय वर्ग को एक अलग अल्पसंख्यक बनाने के लिए मुद्दे पर गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच असहमति उत्पन्न हो गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच संपन्न हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा सी। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही हैं। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के सम्मेलन समाप्त हो गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया, ये गलत है। गांधी जी ने अपनी कारावास की अवधि में ही सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो हैं सही हैं। इन सभी के अतिरिक्त अंग्ल भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में भिन्नता किया गया था। दलितों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को सामान्य हिंदू से पृथक कर
एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। और इसके साथ जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। मुसलमानों, सिखों एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजन के लिए भी हिंदू से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक के आधार पर स्थानों का वितरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्णय को गांधी जी ने विरोध किया था, इनमें से कौन सा प्रतिक्रिया गांधी जी ने नहीं दिया था? 40 का आंसर हो जाएगा डी। सांप्रदायिक पंचायत भारत के विभाजन की सोची समझी चाल है। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में गांधी जी ने विकल्प डी में अंकित बात नहीं कही। यद्यपि उन्होंने कहा था कि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीट आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए थे। कम्युनल अवार्ड पर कांग्रेस का क्या रुख था? तो आंसर हो जाएगा सी। कांग्रेस ने सांप्रदायिक पुरस्कार को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार भारतीय फ्रेंचाइजी समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, के निष्कर्षों के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की गई। दलित वर्गों सहित जिन्हें 78 आरक्षित सीटें दी गई। पृथक निर्वाचिका के विरोध के बावजूद कांग्रेस अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना सांप्रदायिक पुरस्कार को बदलने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार सांप्रदायिक पुरस्कार से पूरी तरह असहमत होते हुए भी कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार करना और ना ही इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर दिया। कारण, भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत को भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमले के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि यह हिंदू धर्म और दलित वर्ग दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे दलित वर्गों की सामाजिक रूप से अपमानित स्थिति का कोई जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब दलित वर्गों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में माना गया तो अस्पृश्यता को खत्म करने का सवाल कमजोर हो जाएगा, जबकि अलग निर्वाचन क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि अछूत हमेशा के लिए अछूत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता दलित वर्गों के तथाकथित हितों की रक्षा की नहीं, बल्कि अस्पृश्यता का जड़मूल से उन्मूलन करने की है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज संकल्प 1929, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक पंचायत 1932। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 जो है गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों की ओर से बी आर अम्बेडकर द्वारा हस्ताक्षरित पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को त्याग दिया। इसमें स्थानीय निकायों और नागरिक सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कथन और कारण दिया गया। अगला देखते हैं, कथन है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। कारण, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत को भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमले के रूप में देखा। गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्गों को संयुक्त और यदि संभव हो तो सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से व्यापक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से चुना जाए, जबकि बड़ी संख्या में आरक्षित सीटों की मांग पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की गई। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वह 20 सितंबर 1929 को अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। अब बी आर अम्बेडकर, MC राजा और मदन मोहन मालवीय सहित विभिन्न विचारधाराओं के नेता पुनः समझौते में शामिल समझौते के लिए एकजुट हुए। अगला देखते हैं, उस कारण की पहचान करें जिसके कारण महात्मा गांधी 1932 में पूना में आमरण अनशन पर बैठे थे। आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक पंचायत जारी करने के लिए। अंग्रेजों ने 1932 में द कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की, जिसे भारत में फूट डालो और राज करो के औजार के रूप में देखा गया। महात्मा गांधी ने उनकी कार्रवाई को भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला माना। परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना के विरोध में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।